हर साल एक सवाल उठता है, सरकारी अफसरों की ट्रांसपेरेंसी का क्या हाल है। और इसका जवाब आता है उनके एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न से। लेकिन इस साल 2024-25 के डिस्क्लोजर्स ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े और कहानियां सामने रख दी हैं। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों की संपत्ति की जानकारी अब सामने है। किसी के पास 10 करोड़ की एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई एक जॉइंट फैमिली बिजनेस से करोड़ों कमा रहा है और कुछ ने अब तक अपनी संपत्ति डिस्क्लोज ही नहीं की है। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। हर साल 31 जनवरी तक सभी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को अपने मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स की जानकारी डीओपीटी और होम डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है। ये नियम ऑल इंडिया सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स 1968 के तहत आता है। इस रूल से कंप्लाई ना करने पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और प्रमोशंस या विजिलेंस क्लियरेंस में रुकावट भी आ सकती है। कानून कहता है कि ऑफिसर्स को अपनी और अपने डिपेंडेंट्स की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी होती है। डिस्क्लोजर में जमीन, मकान, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस सब कुछ आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां एसेट डिक्लेरेशन ने कई दिलचस्प पहलू उजागर किए हैं। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत ने एसेट डिक्लेरेशन में बताया कि उनके पास गुरुग्राम में एक फ्लैट है, जयपुर में 2 फ्लैट्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड और नैनीताल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इनसे उन्हें सालाना 25,30,000 रुपए की इनकम होती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल के पास उदयपुर में एक प्लॉट है और 10 कॉटेजेस वाला रिसोर्ट है। जयपुर में 2 फार्म हाउसेज, एक मिक्स्ड यूज प्लॉट और एक शॉप है। उनकी सालाना रेंटल इनकम 58 लाख रुपए तक पहुंचती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता ने जयपुर के जेएलएन मार्ग पर एक हाई वैल्यू फ्लैट डिक्लेयर किया है, जिससे उन्हें हर महीने 1,70,000 का किराया मिलता है। आईएएस अधिकारी टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी ने अपनी संपत्ति का खुलासा करते हुए बताया कि उनके नाम पर कोई भी घर या जमीन नहीं है। हालांकि टीना डाबी के पति आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे के पास महाराष्ट्र के लातूर में उनकी पैतृक संपत्तियां हैं। अब चलते हैं राजस्थान के आईपीएस अफसरों की तरफ। डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने भुवनेश्वर में एंसेस्ट्रल लैंड और रेसिडेंशियल प्लॉट्स, जयपुर में रेसिडेंशियल प्लॉट्स और एक फ्लैट डिक्लेयर किया है। फेमस आईपीएस दिनेश एमएन की पत्नी के पास बेंगलुरु में 8 करोड़ 25 लाख की जमीन है, जो उन्होंने खरीदी और गिफ्ट के रूप में पाई गई थी। उनके शेयर्स उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों के साथ साझा हैं। दिनेश एमएन ने रामनगर, कर्नाटका में एंसेस्ट्रल लैंड डिक्लेयर किया है। ये तो सिर्फ राजस्थान की बात थी। चलिए अब चलते हैं हरियाणा की तरफ, जहां के अफसरों की संपत्ति भी किसी से कम नहीं है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने यूपी में आम का बागान, पंचकुला और गुरुग्राम में फ्लैट्स डिक्लेयर किए हैं। वहीं होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने दिल्ली में 3.5 करोड़ की बिल्डर फ्लोर डिक्लेयर की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम नायब सैनी अरुण गुप्ता ने हिसार में 2.5 करोड़ की जमीन डिक्लेयर की है। वहीं नोटेड आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने गुरुग्राम में 3 करोड़ का फ्लैट डिक्लेयर किया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के पास मोहाली, कपूरथला और बठिंडा पंजाब में जमीन है। साथ ही गुरुग्राम में उनकी पत्नी के नाम 4 करोड़ का मकान है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां के आईपीएस ऑफिसर्स की संपत्ति में बहुत बड़ा फर्क है। कुछ ऑफिसर्स तो करोड़ों के मालिक हैं और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। स्पेशल डीजी वरुण कपूर ने 10.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति डिक्लेयर की है, स्टेट में सबसे ज्यादा। वहीं डीजी उपेंद्र कुमार जैन ने 8.39 करोड़, डीआईजी कुमार सौरभ ने 7.15 करोड़, एडीजी जयदीप प्रसाद ने 5 करोड़ की संपत्ति दिखाई है, जबकि मऊगंज के एसपी दिलीप सोनी के पास भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम में 4 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सागर के आईजी प्रमोद वर्मा, जबलपुर के एक्टिंग आईजी सचिन अतुलकर साफ कहा कि उनके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। आउट ऑफ 55 डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी सिर्फ 30 एसपीज ने अपनी डिटेल्स अपलोड की हैं। 13 एसपीज ने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है और 25 एसपीज ने तो डिक्लेरेशन ही नहीं दी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है अंडर वैल्यूड एसेट्स।
कुछ डिस्क्लोजर्स में 10-15 साल पुरानी प्राइसेस लिखी हैं, मार्केट वैल्यू नहीं लिखी। इससे ट्रांसपेरेंसी का मकसद ही डाइल्यूट हो जाता है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज भी एक मुद्दा है। कई ऑफिसर्स ने प्रॉपर्टी तो दिखाई मगर लोन या मॉर्टगेज का कोई जिक्र नहीं किया। वहीं इनकम्प्लीट एंट्रीज भी एक समस्या है। एग्रीकल्चरल लैंड इन जयपुर, अप्रॉक्स वैल्यू नॉट नोन, ऐसे वेग आंसर्स कई फॉर्म्स में मिले हैं। प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर का असली मकसद था जनता को ये जानने का अधिकार मिले कि जिन लोगों के पास पावर है उनके पास कितनी वेल्थ है और ये पैसा या संपत्ति उनके पास कैसे आई। मगर जब एक बड़ा हिस्सा फॉर्म भरता ही नहीं, कई लोग हाफ ट्रूथ्स लिखते हैं और कोई भी एजेंसी रियल टाइम ऑडिट नहीं करती, तो ये एक्सरसाइज एक रिचुअल बनकर रह जाती है। पेपर पर कंप्लायंस लेकिन प्रैक्टिस में ओपेसिटी। तो क्या ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की संपत्ति जानना जनता का अधिकार है? बिल्कुल है, मगर डिस्क्लोजर और अकाउंटेबिलिटी में फर्क होता है। अभी हम सिर्फ पहला स्टेप उठा रहे हैं, वो भी अधूरा। हमने देखा कि कुछ ऑफिसर्स ने ईमानदारी से अपने एसेट्स डिस्क्लोज किए, कुछ ने लूपहोल्स का सहारा लिया और कुछ ने कुछ भी नहीं किया। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना अमीर है, सवाल ये है कि क्या व्यवस्था सच में जवाबदेह बन रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक चुपचाप मगर बेहद अहम बदलाव वेस्ट बंगाल में हुआ है। अब राज्य सरकार डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति में यूपीएससी को बाईपास कर रही है। एक नया नियम बना है, एक नई समिति बनी है और इसके जरिए केंद्र के हाथ से एक अहम अधिकार निकल गया है। इससे न केवल फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि ये कदम पुलिस सुधारों की उस पुरानी बहस को भी फिर सामने ला रहा है जो 2006 में प्रकाश सिंह केस से शुरू हुई थी। प्रकाश सिंह केस को हमने पहले एक एपिसोड में विस्तार से एक्सप्लेन किया था। अब तक डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार यूपीएससी को कुछ नाम भेजती थी और यूपीएससी उनमें से 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके वापस भेजता था। फिर इनमें से किसी एक को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया जाता था। मगर अब वेस्ट बंगाल सरकार ने यह प्रक्रिया बदल दी है। नए नियमों के तहत एक स्टेट लेवल सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे। साथ में होंगे चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और कुछ दूसरे सीनियर ऑफिसर्स। ये समिति अब डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया को संभालेगी। यानी अब ना यूपीएससी की जरूरत है ना उनके क्लियरेंस की, पूरा कंट्रोल राज्य सरकार के पास होगा। वेस्ट बंगाल अब अकेला राज्य नहीं है जिसने ये रास्ता चुना है। इससे पहले पंजाब की आप सरकार ने 2023 में एक अमेंडमेंट बिल पास किया था जिससे डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया बदली गई थी। ये बिल अब प्रेसिडेंशियल असेंट का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले साल एक नया नियम लागू किया था जिसमें यूपीएससी को हटाकर राज्य चयन समिति बनाई गई थी। झारखंड ने जनवरी 2024 में ऐसा ही एक चयन पैनल बनाने की घोषणा की थी। यह दिखाता है कि राज्यों में एक क्लियर पैटर्न बन रहा है, पुलिसिंग जैसे राज्य विषय पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की कोशिश। इस बदलाव का इमीडिएट इंपैक्ट देखा जा सकता है राजीव कुमार के मामले में। राजीव कुमार को दिसंबर 2023 में वेस्ट बंगाल का एक्टिंग डीजीपी नियुक्त किया गया था, मगर चुनावों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने उन्हें हटा दिया। चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें दोबारा एक्टिंग डीजीपी बनाया। अब नए नियम लागू हो चुके हैं तो ये रास्ता खुल गया है कि राजीव कुमार को फुल टर्म डीजीपी के तौर पर फॉर्मल अपॉइंटमेंट मिल जाए। इस पूरी कहानी की जड़ें 2006 के सुप्रीम कोर्ट फैसले में हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका के बाद आया था। इसमें साफ कहा गया था कि डीजीपी की नियुक्ति मेरिट और सीनियरिटी के आधार पर होनी चाहिए। यूपीएससी जैसे न्यूट्रल बॉडी से नामों की शॉर्टलिस्टिंग होनी चाहिए। स्टेट्स को आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग से बचना चाहिए। आयरॉनिकली वेस्ट बंगाल सरकार ने इसी जजमेंट का हवाला देकर ये नया नियम बनाया है, मगर की क्लॉज यानी यूपीएससी की भूमिका को हटा दिया गया है। तो सवाल उठता है, क्या ये पुलिस रिफॉर्म की दिशा में एक बोल्ड कदम है या फेडरल नॉर्म्स की अनदेखी है? एक और राज्य सरकार पुलिसिंग को अपने नियंत्रण में लाना चाहती है जो संविधान के तहत उसका अधिकार भी नहीं है। दूसरी ओर ऐसी नियुक्तियां यदि पूरी तरह पॉलिटिकल विल पर आधारित हों तो न्यूट्रलिटी और प्रोफेशनलिज्म खतरे में पड़ सकते हैं। एक बार फिर सवाल वही है कि जवाबदेही किसके प्रति है? आपको क्या लगता है, डीजीपी की नियुक्ति में राज्यों का फाइनल वर्ड होना चाहिए या सेंटर का दखल भी इसमें होना चाहिए? आप #डीजीपी अपॉइंटमेंट लिखकर हमें कमेंट्स में अपनी राय बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश प्रशासन में इस हफ्ते एक बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद को एक नई और जरूरी जिम्मेदारी सौंपी है। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद, जो हाल ही में हुए महाकुंभ के सफल आयोजन में जुटे हुए थे, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और प्रदेश की फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट इंसेंटिवाइजेशन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। ये नियुक्ति ऐसे समय में आई है जब इन्वेस्ट यूपी के मौजूदा सीईओ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। विजय किरण आनंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वास पात्र माने जाते हैं और अपनी क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के लिए भी जाने जाते हैं। विजय किरण आनंद अब इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के तौर पर संस्था का नेतृत्व करेंगे, साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं देंगे। उनके कंधों पर लगभग 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स को रियलाइज करने की बड़ी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं उन्हें प्रदेश में 110 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट टारगेट को हासिल करने के लिए एक और बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की चुनौती का भी सामना करना होगा। यह भी संभावना है कि वे इन्वेस्ट यूपी के अंदर पहले की इर्रेगुलरिटीज की जांच भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्ट यूपी के पूर्व सीईओ अभिषेक प्रकाश को एक सोलर प्रोजेक्ट की फाइल को मंजूरी देने के बदले कमीशन मांगने के आरोपों के बाद निलंबित किया गया था। अब यह देखना होगा कि वे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति कैसे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम में 2011 बैच के हिमाचल प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी रमन कुमार मीणा को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई में प्रमोशन मिला है। मौजूदा तौर पर सीबीआई में एसपी के पद पर कार्यरत मीणा को अब एजेंसी में डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीओपीटी द्वारा 28 मार्च को जारी एक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रमन कुमार मीणा की डीआईजी रैंक पर पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। ये पदोन्नति उनके बचे हुए सेंट्रल डेप्यूटेशन टेन्योर तक इफेक्टिव रहेगी। रमन कुमार मीणा एक तेज तर्रार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं और सीबीआई में उनके अनुभव को देखते हुए ये पदोन्नति महत्वपूर्ण है। डीआईजी के रूप में वे अब सीबीआई में और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएंगे और जांच कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि डीआईजी के रूप में रमन कुमार मीणा सीबीआई में किस प्रकार अपना योगदान देते हैं। असम मेघालय काडर की 2010 बैच की आईएएस अधिकारी लाया मड्डूरी को केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या डीईए में डायरेक्टर नियुक्त किया है और यह सिर्फ एक और रूटीन पोस्टिंग नहीं है, ये एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट की कहानी है। इससे पहले लाया मड्डूरी असम सरकार में फाइनेंस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी और साथ ही असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही थी। लेकिन उनका बैकग्राउंड सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उन्होंने फील्ड से लेकर पॉलिसी लेवल तक हर स्टेज पर अपनी छाप छोड़ी है। नगांव में असिस्टेंट कमिश्नर, मजूली में सब डिविजनल ऑफिसर और फिर डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पर सोनितपुर, डिब्रूगढ़ और कछार जैसे जिलों में उन्होंने जन सरोकार की प्रशासनिक मिसालें पेश की हैं और उनकी सर्विस सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं है। लाया मड्डूरी ने नीति निर्माण और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में भी बड़ी भूमिका निभाई है। असम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्रोजेक्ट में स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इनोवेशन ड्रिवन रूरल डेवलपमेंट पर काम किया। इसके अलावा वो फाइनेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट्स की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। इस हफ्ते की खबरों में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।